गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मई 17, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। पहले हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों के फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ रहने वाली है। उसके बाद जो है एक छोटा सा एस्पेक्ट आपको बताऊंगा कि जो वीट का एक्सपोर्ट का बैन इंडिया ने किया है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कुछ खास सेक्शंस के ऊपर, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ हम लोग रीजंस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि आखिर इंडिया ने ऐसा यू टर्न लिया है तो क्यों लिया है। क्योंकि पहले तो हम लोग खूब ज्यादा एकदम ढोल बाजा बजा रहे थे कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, पैसे कमाएगा, वो सारी की सारी चीजें, लेकिन अचानक से हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है। उसका रीजन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। डाउनसाइड ऑफ द राइस फोर्टिफिकेशन। पहले हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन की अच्छी बातों के बारे में बात कर चुके थे कि कैसे ये एक सॉल्यूशन हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स का, लेकिन आज इसकी डाउनसाइड भी आपको बताऊंगा कि राइस फोर्टिफिकेशन से एक्चुअली कुछ नुकसान भी हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक स्टडी है झारखंड को लेके, लेकिन ये पूरे इंडिया में भी जो है कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकती है। मनरेगा के नया सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ समय पहले, जिसकी वजह से मनरेगा की पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। ये न्यूज़ भी वैसे तो केरला से आती है, लेकिन इसका नेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसलिए कभी कभी ना रीजनल न्यूज़ भी कर लेना चाहिए। जब हमें लगता है कि रीजनल न्यूज़ का जो है वो नेशनल इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो वो भी हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि रीजनल न्यूज़ को हम बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसका लार्जर इम्प्लीकेशन नेशनल लेवल पे हो सकता है, तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ऑल अबाउट द रेपो रेट, ये आज का एक्सप्लेन सेक्शन है। इसको थोड़ा सा देखने वाले हैं क्या रहेगा ये पूरा मामला। प्रॉब्लम विद द सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हायर एजुकेशन टेक्निकल सिस्टम, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। अच्छा है क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं और या वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं, ये यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड एज पीपल, दिव्यांग, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी हमारे पास हैं, कुछ हम लोगों ने कल किए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज आज फिर से मैंने इंक्लूड किए हैं, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको देंगे अटेम्प्ट करने के लिए। देन वी हैव सम एडिशनल बोनस आर्टिकल्स एज वेल। और कल जो है मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन कल कुछ खास हुआ था, सिक्किम को इंडिया के अंदर फाइनली मर्ज कर दिया गया था। दैट वाज द थिंग। तो अगर आप इसको हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एक्चुअली, कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट कैसे बना था, चाइना का यहाँ पे क्या क्या रोल रहा, उस समय जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसका क्या रोल रहा, और कैसे ब्लेम भी लगाए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे वहाँ पे। खैर अगर आप पढ़ना चाहो तो उस कहानी को पढ़ सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। टाइम नहीं है तो फिर मत पढ़ना, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों आज ब्रीफ में क्या न्यूज़ रही है। स्ट्रोंगर इंडिया नेपाल टाइज मस्ट टू फेस एमर्जिंग चैलेंजेस, तो ये मोदी जी अभी नेपाल में गए हुए हैं। और एक्चुअली 2 साल पहले इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी इशू भी हो गया था कई चीज़ों को लेके, जिसमें काला पानी वाला इशू काफ़ी जो है एक्सकलेट हो गया था एक्चुअली। उसके बाद से मोदी जी की पहली विजिट है और कई जगह पर उन्होंने वहाँ पे यात्रा की है, और कई बुद्धिस्ट सेंटर और कई टेम्पल वगैरह में उन्होंने यात्रा की। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए वहाँ पे लुम्बिनी तो जगह आपको पहले से पता ही है, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक्चुअली तब तो वो सिद्धार्थ हुआ करते थे, राजा के पुत्र थे भैया, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये सब मोह माया है, तो सत्य की खोज में वहाँ से निकले और बहुत जगह गए, जंगलों में गए, मेडिटेशन किया, और फाइनली बोध गया में उनको जो है बोधि वृक्ष के नीचे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, उनको सच्चाई की प्राप्ति हुई बेसिकली, राइट। और वहाँ पे एक जगह है माया देवी टेम्पल लुम्बिनी के पास में, और माया देवी टेम्पल में कहा जाता है कि उस एग्जैक्टली उस जगह पे सिद्धार्थ का बर्थडे, मतलब उनका जन्म हुआ था, एग्जैक्टली उनकी जन्मभूमि मानी जाती है। उसके अलावा इंडिया ने वहाँ पे जो है कल्चरल सेंटर भी जो है कंस्ट्रक्शन करने की बात कही है। ये बन के जब तैयार हो जाएगा तो पूरी दुनिया के लोग जो है वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेंटर रहने वाला है। तो बुद्धिज्म, क्योंकि देखिए क्योंकि ये न्यूज़ में है तो डेफिनेटली बुद्धिज्म वगैरह को लेके, हिंदुइज्म को लेके, खासकर बुद्धिज्म को लेके आपसे डेफिनेटली सवाल पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में। इसलिए आज मैंने 3 टॉपिक फिर से बुद्धिज्म को लेके किए हैं, और अगले कई दिनों तक हम लोग बुद्धिज्म को लेके जो है आपके यहाँ पे एमसीक्यूज में डालूंगा, ताकि हमारा बुद्धिज्म अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। हालांकि बुद्धिज्म अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है आर्ट एंड कल्चर में, स्टिल अगर 10-12 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी बन सकती है। पार्ट ऑफ द मोस्ट स्किल्ड टू द क्लेम द लिंगा फाइंड, तो ये जो ज्ञानवापी मस्जिद था बनारस के अंदर, उसका सर्वे किया गया था। और अब यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप का कहना है कि वहाँ पे जो है जो लिंग है शिवलिंग है वो मिला है,
दूसरे का कहना है कि नहीं वो शिवलिंग नहीं है, वो वहाँ पे फाउंटेन है। तो इसको लेके थोड़ा सा वहाँ पे है, दोनों ग्रुप्स अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लेके थोड़ा टेंशन का माहौल है वहाँ पे, कम्युनल वायलेंस वगैरह हो सकता है। तो देखिए कितना लार्ज लेवल पे जो है पुलिस वुलिस लगा रखी है वहाँ पे। लेट्स होप कि ये सारी चीज़ जो है वो पीसफुली जो है शांत हो जाए और एक पीसफुल एग्रीमेंट बने दोनों पार्टीज़ के बीच में। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, राइट? तो इसको दोबारा से हम लोग बात इसके बारे में नहीं करेंगे। स्वीडन मेक्स नाटो बिड ऑफिशियल। तो भैया स्वीडन और फिनलैंड के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था, फाइनली इन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नाटो। लेकिन रशिया ने भी धमकी दे दिया है। रशिया ने कहा कि देखो अगर तुम नाटो का पार्ट बन गए और नाटो मेरे दरवाजे पे आ गया तो भैया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी रशिया की बेचारे की वैसे ही काफ़ी थू थू हो रही है पूरी दुनिया में। रशिया ने सोचा था कि 2-3 दिन के अंदर ये वॉर खत्म हो जाएगा, और यूक्रेन तो बेचारा गरीब सा है, यूक्रेन तो के अंदर पावर वावर है नहीं उसके पास। 2-3 दिन हफ्ते भर में सब निपेट लूंगा और कीव के अंदर जाके आराम से रेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वो कई महीने तक खिंच गया मामला। और अभी कई जगह पे ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि रशियन फोर्सेज जो है वो वहां से बैक ऑफ कर रही हैं, वापस भाग रही हैं, टैंक वैंक छोड़ के भी जा रही हैं। तो बहुत टक्कर दिया है यूक्रेन ने रशिया को। और उस बीच में जो है इस तरह की जो चीज़ें आती हैं तो वो दोबारा से न्यूज़ बन जाता है। केरला डिड नथिंग फॉर द एंडोसल्फान विक्टिम। आप इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है वो ये रहा, देखिए वीट एक्सपोर्ट बैन से टू ट्रैप 1.8 मिलियन एट एयरपोर्ट। देखिए हुआ ये मामला कि सरकार ने अचानक से वीट के बैन को कंप्लीटली बैन कर दिया, वीट के एक्सपोर्ट को। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। तो ट्रेडर्स जो होते थे जो वीट को एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज में, उनको लगा कि चलिए ठीक है, बढ़िया माहौल बन गया है, वीट का प्राइस हाई हो गया है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, तो महंगे दाम पे आप वीट को बेच सकते हो। तो जिसके लिए जो मुंबई पोर्ट या दूसरी पोर्ट वगैरह है वहां पे मिलियंस ऑफ टन वीट जो है वो शिपमेंट के लिए तैयार था। तो वो जैसे ही शिप से जाने के लिए तैयार था, पीछे से सरकार का ऑर्डर आ गया, बैन करो। अब समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये खड़ी होगी कि मिलियंस ऑफ टन वो पोर्ट के ऊपर है भैया, उसको निकलना है वहां से, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं नहीं आप नहीं निकल सकते। तो इसकी वजह से उनको जो है हैवी लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि 13 मई से पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तो पूरे होंगे, लेकिन आप ये इमेजिन करके चलिए कि आउट ऑफ 1.8 मिलियन, मतलब इतना भी नहीं, आउट ऑफ 2.2 मिलियन टन जो कि पोर्ट्स के ऊपर खड़ा है, उसमें से सिर्फ 4 लाख टन ही परमिशन मिला है। तो भैया बाकी का क्या होगा 1.8 का? तो वो तो वापिस आएगा, इसमें ट्रेडर्स को होगा नुकसान। अब सरकार इसमें क्या करने वाली है वो कुछ बताया नहीं है। और इंडिया ने वीट बैन क्यों किया है, इसके कई सारे रीजन है जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि इंडिया में जो है इसमें हीट वेव की वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा कम हो गया था। तो सरकार नहीं चाहती कि भैया हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट हो। देखिए इससे पहले 2004-2005 में हम लोग ऐसा कर चुके हैं। उस समय जोश जोश में मनमोहन सिंह की सरकार ने बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट कर दिया था और हमारे यहाँ पे ड्रोट प्रॉब्लम हो गई थी, एल नीनो हो गया था, समस्या हो गई थी। तो सरकार वो नहीं चाहती, और वैसे भी वीट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी डोमेस्टिक सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से वीट को एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया। हालांकि पहले हम लोग डंके की चोट पर पूरी दुनिया को कह रहे थे कि इंडिया जो है वो जो है सेवियर बन सकता है, इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम लोग कमाएंगे, पूरी दुनिया का सहारा इंडिया बन सकता है यूक्रेन और रशिया के कंपैरिजन में। लेकिन डोमेस्टिक नीड्स यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हैं एज कमर्शियल नीड्स की बजाय, राइट? अच्छा स्टेप है सरकार ने जो लिया है मुझे लगता है। खैर, इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया को लेके कल हम लोगों ने 3 सवाल पूछे थे, एमसीक्यूज, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको हैंडल किया। एक चीज़ आपको मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग एमसीक्यूज वगैरह पूछते हैं आप उसको अपने स्टैंडर्ड नोट से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? तो पहले वाले का जो था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन, इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। नो, इट इज नॉट, इट वाज इनिशियली अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट अभी इट इज नॉट अ सिंगल मेंबर बॉडी आफ्टर 1899, जब हम लोगों ने वोटिंग एज को 21 से 18 कर दिया था राजीव गांधी की सरकार में, तो वर्कलोड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको हम लोगों ने 3 मेंबर बॉडी कर दिया था ना, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से। और इसके हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, but स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ओके, विच ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो 6 साल, 65 साल। और यस, एक सवाल पूछा था किसी बच्चे ने, उसने कहा कि सर क्या इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट होने के बाद? बिल्कुल किया जा सकता है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको डेफिनेटली रीअपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है? मान लो, वैसे कल हम लोगों ने इसके बारे में बात किया भी था, ठीक है? अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास समय है, अगर उनकी एज 65 नहीं हुई है, तो दोबारा से रीअपॉइंट डेफिनेटली किया जा सकता है।
उसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक ये था, तो इसका आंसर हमारा सिर्फ 3 होता है। इलेक्शन कमीशन रिजोल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो स्प्लिट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें जो है काम कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है। दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो है रिपोर्ट फ्लैग्स रिस्क ऑफ द फोर्टिफाइड राइस फॉर द सम। देखिए फोर्टिफाइड राइस के बारे में हम लोग पहले अच्छी खासी तरीके से बात कर चुके हैं ना, और WHO की भी इसकी डेफिनेशन देता है। बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन एक बड़ा टॉपिक होता है, जिसके अंदर राइस फोर्टिफिकेशन एक स्मॉल टॉपिक होता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि देखिए जो हम लोग नेचुरल, जैसे अगले हम लोग राइस फोर्टिफिकेशन का अगर एग्जांपल यहाँ पे लें, तो राइस जो है ना वो हमारा स्टेपल फूड है इंडिया में। मोस्टली लोग राइस कंज्यूम करते हैं। नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट व्हीट कंज्यूम करते हैं डेफिनेटली, बट यस ओवरऑल इंडिया राइस इज आवर स्टेपल फूड। लेकिन राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। राइस के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट खूब सारे मिलते हैं, थोड़ा बहुत फाइबर भी मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर विटामिन आपको नहीं मिलते, प्रोटीन आपको नहीं मिलता, जिसकी हमें काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने बच्चों को मिड डे मील में या पीडीएस सिस्टम के तहत, पोषण सिस्टम के तहत आपने बच्चों को राइस तो खिला दिया, लेकिन उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या किया सरकार ने, सोचा कि हम लोग ये करेंगे कि इसमें बाहर से एडिशनली कुछ न्यूट्रिशन ऐड कर देंगे। इसमें लोग कुछ विटामिन ऐड कर सकते हैं, आयरन ऐड कर सकते हैं, है ना, वो ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चों को जो है फूड भी मिलेगा और उनका न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंप्रूव हो जाएगा, जिससे जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है, जो वेस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, वो दूर हो जाएगी। ये सरकार ने बेसिकली यहाँ पे सोचा था। उसके उसके लिए सरकार ने 2016 में FSSAI ने भी जो है अपनी जो है वहाँ पे प्रपोजल दिया था। नेशनल जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी 2017 है, इसके तहत भी हम लोगों ने ये चीज किया था, और इवन WHO भी बहुत सारे मामले में इसको एंडोर्स करता है, राइस फोर्टिफिकेशन को। ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन भी कह सकते हो आप इसको, एंड ऑल दैट। तो ये तो था एक जनरल सा मामला। लेकिन अभी झारखंड के अंदर कुछ वियर्ड से केस आ रहे हैं। वियर्ड द केस इन द सेंस की है, देखो भैया सबको आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑफ कोर्स आयरन इज अ न्यूट्रिशन, सबको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कुछ बीमारियों का नाम यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया और मलेरिया। इन लोगों को आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी आयरन एक्सेस में होता है। तो भैया इनको बाहर से और आयरन आप दे दोगे तो ये तो मर जाएंगे बेचारे, पहली बीमारी में परेशान है। उसके अलावा जो TB पेशेंट होते हैं, वो लोग आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो हम लोग सबको देंगे ना, उसके लिए ऐसे ऐसे सिलेक्ट थोड़ी करेंगे भैया, अच्छा पहले अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, अगर आपको ये बीमारी है तो हम आपको नहीं देंगे, आपको नॉर्मल वाला राइस देंगे। इतना ज्यादा सिस्टम यहाँ पे केस टू केस होता नहीं है। तो समस्या एक्चुअली झारखंड के अंदर यही आ रही है। झारखंड के अंदर इंडिया के जो है 8 से 10% लोग ऐसे पाए जाते हैं ओवरऑल, जो ओवरऑल इंडिया में पाए जाते हैं, जिनको थैलेसीमिया, सिकल एनीमिया और मलेरिया और TB की प्रॉब्लम है। अब ऐसे लोगों को अगर आप आयरन रिच फोर्टिफाइड राइस दे दोगे तो भैया उनका क्या होगा, तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो राइस फोर्टिफाइड जो राइस दिया जाता है, सरकार उसको कई सारी स्कीम के तहत देती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PM पोषण, आज मिड डे मील जो इसका नाम चेंज कर दिया हम लोगों ने, और जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होती हैं, आंगनबाड़ी वगैरह के तहत जो बच्चों को राशन दिया जाता है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो अगर आप उन लोगों को आयरन दोगे तो उनका भैया इम्यूनिटी और भी वीक हो जाएगा, ऊपर से कोविड चल रहा है। और बाई चांस उस आदमी ने उसने अपना 6 महीने तक जो है फोर्टिफाइड राइस कंज्यूम किया, उसके बेचारे की इम्यूनिटी वीक हो गई और उसके बाद उसको हो गया कोविड, तो उसके तो फिर राम नाम सत्य होना ही है। तो ये कुछ समस्या यहाँ पे डेफिनेटली हैं। और देखिए चीज अप्लाई करने के बाद ही समस्या सामने आती है। तो अब ये जब समस्या सामने आई है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो राइस फोर्टिफिकेशन है वो सारी समस्याओं का, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल था। उसके अलावा एक अगला जो आप इसमें जो है यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन? राइस फूड फोर्टिफिकेशन, कैन फूड फोर्टिफिकेशन इन जनरल एंड राइस फोर्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर बी द सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रिवेलिंग हेल्थ इश्यूज? जस्टिफाई योर आंसर। तो 150 वर्ड में आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कल हम लोगों ने आपसे कुछ MCQs पूछे थे। तो पहला तो जो बुद्धिज्म को लेके था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट स्पोकन? तो भैया संस्कृत उस समय नहीं बोली जाती थी, पाली और प्राकृत यही लैंग्वेज आम जनता की भाषा हुआ करती थी। संस्कृत जो है वो हाई क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, लिटरेरी लैंग्वेज हुआ करती थी, बड़े बड़े जो कवि हुआ करते थे वो सब उसका यूज करते थे। ड्यूरिंग विच ऑफ द किंग संस्कृत रिप्लेस्ड पाली एंड द प्राकृत? तो किंग जो कनिष्का है उस समय में जो बुद्धिस्ट
जो लिटरेचर था पहले वो पाली और प्राकृत के अंदर हुआ करता था, उसकी जगह संस्कृत ने ले ली अंडर किंग कनिष्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म। भैया एजुकेशन की वजह से बुद्धिज्म का डिक्लाइन नहीं हुआ, इवन एजुकेशन की वजह से वो इंक्रीज हुआ होगा, है ना। उसके अलावा ये बाकी जो तीनों चीजें हैं वो डेफिनेटली बुद्धिज्म की डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बुद्धिज्म को लेके, इंडियन आर्ट ऑफ फिलोसफी को लेके कुछ और क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ डाले हैं। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर आपने अपना नितिन सिंघानिया बुक पढ़ी है तो डेफिनेटली आप ये आंसर इजीली कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ द चारवाकिज्म। तो हमारे यहाँ पे कई सारे इंडियन फिलोसफी हैं, 6 फिलोसफी के स्कूल्स हैं, ठीक है। आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म तो ऑर्थोडॉक्स वाली हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 के 6 स्कूल कौन से होते हैं, ऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स कौन से होते हैं, आस्तिक कौन से होते हैं, नास्तिक कौन से होते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपने ये इजिली आंसर कर सकते हो। टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैटर्नाइज्ड बाय, ये हम लोगों ने कल अच्छे से किया था सवाल, तो ये कल वाले टॉपिक में से ही आपको डाला गया है यहाँ पे। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो ये भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट दो, कल जो है देखेंगे हम लोग किसने वो सही आंसर दिया है, किसने नहीं दिया है, ठीक है। इंडिया एंड द फ्रेंच नेवीज जॉइंटली पेट्रोल इंडियन ओशन, ये टॉपिक वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कौन सा शिप वहां पे गया, उनका कौन सा शिप यहाँ पे आया एंड ऑल दैट, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली वो नहीं पूछता है, लेकिन कुछ टॉपिक थोड़े न्यूज़ में रहते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। और पास्ट में हम लोगों ने आपको लिस्ट भी दिया था कुछ नोट्स वगैरह में कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कौन सा बायलैटरल एक्सरसाइज करता है ना। तो वो भी आप देख लीजिएगा जरा। लेकिन 3 क्वेश्चन है यहाँ पे जो करंट अफेयर से हैं, पिछले साल और इस साल का करंट अफेयर है। इसको आप देख सकते हो। विच नेशन हैज होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड, तो 2022 का ये जो है करंट अफेयर है। उसके अलावा इंडिया ने एक एक्सरसाइज किया था, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, किस कंट्री के साथ किया था, जिसका नाम जो है एक उन्होंने खंजर भी किया था, और उसके अलावा जो है यांग्रिक भी किया था, कई सारी चीज़ें की थी। तो आप वो बता सकते हो कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा एक्सरसाइज किया था। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम विच इज कॉल्ड आयरन बीम। तो तीनों करंट अफेयर के टॉपिक हैं, आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। न्यू सिस्टम डिले मनरेग्स वेज पेमेंट, देखिए ये मामला केरला से आता है, और ये मामला पूरा क्या है थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। देखिए रहता क्या है, सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मनरेगा वाला सिस्टम है, उन्होंने कहा कि भैया जहां पे 20 वर्कर्स या इससे ज्यादा लोग काम करते हैं मनरेगा के अंदर, किसी ग्राम पंचायत में मान लो, तो उनको उनकी अटेंडेंस भेजनी पड़ेगी, फोटो खींचनी पड़ेगी, अटेंडेंस भेजनी पड़ेगी, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चले कि भैया एक्चुअली में वहां पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या लोग बस ऐसे बैठ के ही पैसा ले रहे हैं। तो उसके लिए वैसे सरकार ने एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ सरकार ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की थी, जैसे मान लो कहीं पे जो है 20 वर्कर काम कर रहे हैं मनरेगा में, अब इनको कोई चाय पिलाने वाला है, ठीक है, वो वेंडर है, तो बेसिकली तो वेंडर हुआ ना। या फिर मान लो कोई पेपर वर्क हो रहा है, तो वहां पे कोई आदमी से हम लोग A4 शीट लेके आते हैं, दुकान की कोई स्टेशनरी की दुकान होती है, तो वो भी वेंडर होता है। तो एक नया सिस्टम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत ये कहा गया कि जितने भी वेंडर मनरेगा से रिलेटेड होते हैं उनको भी पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यार ये छोटे छोटे वेंडर होते हैं, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई वहां पे कोई पेपर डिलीवर करने वाला है, कोई थोड़ा बहुत सफाई करने वाला है। अब वो बेचारे कैसे रजिस्टर करेंगे, और जब तक वो रजिस्टर नहीं करेंगे पेमेंट नहीं होगा। तो ये जो यूनिवर्सल जो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था सरकार ने पेमेंट के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, उनका पेमेंट डिले हो रहा है। तो ये समस्या बेसिकली केरला के अंदर देखी गई है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अभी और स्टेट्स के अंदर भी समस्या आने वाली है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी सिस्टम जो है फुल प्रूफ नहीं होता है। समस्याएं हर सिस्टम के अंदर होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें सरकार क्या करने वाली है। केरला ने तो खैर सजेशन भेज दिया है और अपनी प्रॉब्लम भी रजिस्टर करवा दी है। तो मनरेगा के बारे में यू शुड नो लिटिल बिट, पहले ये पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक तो कतई नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि टोटली 100 डेज का गारंटेड वर्क देती है सरकार, और ये अनस्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, स्किल्ड वर्कर्स को नहीं दिया जाता है। इसमें जो 1/3 जो है वो वीमेन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है एक तरह से। और थोड़ा बहुत आप ये चीज़ें मनरेगा के बारे में पढ़ सकते हो, कंटेंट आपको मिल जाएगा नीचे। आप PDF में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आप लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पेज पे भी ये दिया जाता है।
तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में बड़ा टॉपिक है, मनरेगा बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बार रेगुलरली यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं कि मनरेगा का इम्पैक्ट क्या होता है माइग्रेशन के ऊपर, मनरेगा का इम्पैक्ट क्या होता है वीमेन के ऊपर, मनरेगा का इम्पैक्ट क्या होता है ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा दो सवाल आपसे मैंने और पूछे थे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से रिलेटेड थे, और ये ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछे जा चुके हैं 2016 में और 2011 में। ठीक है, आप इसका बस आपका आंसर दे देता हूँ, 2 and 3 and 1 ओनली। आपको क्या करना है, बस थोड़ा जाकर इसको गूगल कर लेना है और इन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन क्या होता है, तो वैसे भी नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और ये जो वैसेनार जो अग्रीमेंट है ये क्या होता है, थोड़ा बहुत आप इनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। दोस्तों आज का जो एक्सप्लेनर सेक्शन में जाते हैं, पहले एडिटोरियल से पहले एक्सप्लेनर सेक्शन क्या कहता है हमारा वो देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनर सेक्शन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहता है वो है रेपो रेट के बारे में, रेपो रेट इन इंडिया। देखिए आजकल न्यूज में क्यों है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी है। पहले ये 4% हुआ करती थी, सरकार आरबीआई ने इसको 4.40 कर दिया है, बेसिकली 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए हैं। एक 1% के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 ना, तो 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो 40 बेसिस पॉइंट का मतलब है 0.4%। ठीक है, जो सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया है, आरबीआई ने, बेसिकली सरकार ने नहीं, आज सरकार का काम नहीं होता ये। तो उसके बारे में यही है कि रेपो रेट क्या होता है, ऐसा क्यों किया गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। पुराना टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज रेपो रेट, है ना, व्हाट इज रेपो रेट। देखो यार, जैसे जैसे आप हो, मान लो ये आप हो, ठीक है, और आपका खाता आपके एसबीआई बैंक में है। अब एसबीआई इज योर बैंकर, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आप कहाँ जाते हो, एसबीआई के पास जाते हो। लेकिन एसबीआई को पैसा फ्री में तो नहीं देता है, बदले में आपसे क्या लेता है, सिक्योरिटी लेता है। आप बैंक के अंदर सिक्योरिटी देते हो, सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, आपके आपके जमीन के कागजात भी हो सकते हैं, इट्स लाइक कोलेट्रल, इट्स अ सिक्योरिटी। तब आपको एसबीआई पैसा देता है। अब अगर एसबीआई को रिक्वायरमेंट होगी तो किसके पास जाएगा, वो आरबीआई के पास जाएगा। जैसे हमारा बैंकर एसबीआई है, ऐसे ही एसबीआई का बैंकर आरबीआई होता है। अब जब एसबीआई को आरबीआई से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो आरबीआई भी फ्री में पैसा नहीं देता है, आरबीआई भी जो है उससे सिक्योरिटी मांगता है, जिसे कोलेट्रल कहा जाता है। और एसबीआई इसको बदले में एज ए सिक्योरिटी क्या देता है, वो उसको देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो जिसे हम लोग जी सेक बोलते हैं, ये पेपर होता है, ठीक है, ये उसको दिया जाता है। तो जब आरबीआई के पास वो आ जाता है, आरबीआई बैंक को पैसा दे देती है, और जितनी ज्यादा आरबीआई के पास सिक्योरिटी आएगी एसबीआई से या दूसरे बैंकों से, उतना ही ज्यादा बैंकों के पास पैसा हो जाता है। और जितना उनके पास जब पैसा ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये मामला होता है पूरा रेपो रेट का। गेटिंग दिस पॉइंट। तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जो आरबीआई बैंकों के ऊपर चार्ज करता है उनको पैसा देने के लिए, जैसे हमारा बैंक हमारे ऊपर चार्ज करता है। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, अगर रेपो रेट हाई होगा, सोचने की बात है भैया, अगर रेपो रेट आपका हाई होगा तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे लोन लेना महंगा हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आरबीआई ज्यादा रेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो भैया बैंक क्यों जाएगा आरबीआई के पास इतना महंगा लोन लेने के लिए। सीधी सी बात है, अगर एसबीआई मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो मैं एसबीआई में लोन लेने नहीं जाऊंगा, इन द सेम मैनर। अब तो ये फायदा होता है। तो अगर रेपो रेट हाई हो जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेते। लेकिन अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा बैंक वो आरबीआई के पास भागते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि सस्ता हो जाता है। सीधी सी बात, अगर एसबीआई सस्ता लोन कर देगा, मुझे बोलेगा बेटा आओ लोन लो फ्री में, तुम्हें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मिनिमम सा दे दो, तो मैं बोलूंगा हाँ सर दे दो मुझे लोन, मुझे कार लोन दे दो, मुझे होम लोन दे दो, मुझे ये फलाना ढिमकाना दुनिया भर के लोन ले सकता हूं मैं। तो आर का ये बेनिफिट होता है रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, किस तरह से वो मनी सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डज द रेपो रेट वर्क, ये मैंने आपको वैसे कंप्लीट करवा दिया है। इंपैक्ट ऑफ द रेपो रेट चेंज ऑन द इन्फ्लेशन। अब देखिए इन्फ्लेशन का क्या लेना देना है इससे, तो सीधी सी बात है भैया, मनी सप्लाई का लेना देना है इससे इन्फ्लेशन से, और रेपो रेट का लेना देना है मनी सप्लाई से। सीधी सी बात है, रेपो रेट कम होगा मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रेपो रेट ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि मनी सप्लाई का फर्क पड़ता है डिमांड से। मोर मनी सप्लाई मोर डिमांड मोर इन्फ्लेशन, लेस मनी सप्लाई लेस डिमांड लेस इन्फ्लेशन। तो ये सारा जो है जुगाड़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दैट्स इट। और यही आरबीआई ने इस समय किया हुआ है। लेकिन क्या ये फाइनल सॉल्यूशन है, नो ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो ये करता है रेपो रेट एंड ऑल दैट, वो सिर्फ
मनी सप्लाई वाले केस में करता है, लेकिन जो गुड्स की सप्लाई होती है उसका क्या, उसमें तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता ना। आरबीआई सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकाल सकता है, लेकिन आरबीआई ये इंश्योर नहीं कर सकता कि कंट्री में जो है वो व्हीट ज्यादा पैदा हो, राइस पे ज्यादा पैदा हो, पल्सीज ज्यादा पैदा हो, अंडे ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन लार्जली जो है उसमें समय लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट का भी यहाँ पे काफी एक्टिव रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द टॉप लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। लेटर ऑन कभी हम इसको ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुआ है इसका। तो चीफ ऑफ डिफेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो बिपिन रावत जी हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और ये पोस्ट जो है ये एक्चुअली 2019 में ये पोस्ट बनाई गई थी, उससे पहले ये पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। और उसी समय हम लोगों ने एक पोस्ट और बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो 2 पोस्ट बनाई गई थी। तो ये चीफ ऑफ डिफेंस का बेसिकली काम क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस का ये काम होता है कि जो सरकार होती है और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनके बीच में एक एक ब्रिज का काम करता है, उनके लिए एक एडवाइजरी का काम करता है। तो सरकार को अगर डिफेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए होती है तो चीफ ऑफ डिफेंस से स्टाफ से लेते हैं। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है इसके वो एज अ सेक्रेटरी भी काम करते हैं। तो काफी बड़ा पोस्ट था, लेकिन इस पोस्ट में कुछ समस्याएं हैं। इस पोस्ट में देखो यार, सीधी सी बात है, आप जनरल थे, ठीक है, आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए, आपको जो है 4 स्टार आप ऑफिसर हो, लेकिन आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं। लेकिन उसके अलावा हमारे आर्मी है ना, हमारी नेवी और हमारे एयरफोर्स, अब इन तीनों के अपने अपने ऑफिसर्स हैं, एडमिरल हैं, जनरल्स हैं, उनके पास पूरी तरह से पावर है, वो लोग भी 4 स्टार हैं। तो एक ना होता है ना, देखो एक तो पहली बात ईगो क्लैश भी होता है, ईगो क्लैश, क्योंकि आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं, उसके बावजूद भी आप इन मीटिंग को हेड कर सकते हो। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये भैया, ये अपने 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 फोर्सेस के अंदर हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए जो है वो एक दूसरे के साथ पावर शेयर भी नहीं करना चाहते। इस तरह की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स थी, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स थी, ट्रेनिंग प्रॉब्लम थी, कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पे थी। इसीलिए इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो है मृत्यु जब हो गई थी तमिलनाडु में प्लेन क्रैश के बाद, सरकार ने अभी तक कोई नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बनाया है, क्योंकि पहले सरकार इन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस पोस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। तो इन्होंने देखो वही इश्यूज बताए हुए हैं कि इश्यू इक्विवेलेंस अमंग अदर्स। अब मान लो मैं भी बराबर, आप भी बराबर, हम तीनों लोग बराबर हैं, तो एयरफोर्स वाले, मिलिट्री वाले और जो है आपके जो है नेवी वाले, तीनों बराबर हैं। आप उसमें से किसी एक को सुपीरियर कैसे बना सकते हो? तीनों की अपनी एक भैया डिग्निटी है, अपना एक स्टाफ, उनका एक अपना पद होता है ना, वो सारी की सारी चीजें। तो यही कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। आप उसको थोड़ा पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा थिएटर कमांड की सरकार ने बात किया था। थिएटर कमांड, कंबाइंड थिएटर कमांड का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर कमांड होती है जिसके अंदर आर्मी, नेवी और मिलिट्री एक साथ होती है। आर्मी, मिलिट्री और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ होती है उसमें। अभी हमारे पास एक ही थिएटर कमांड है, कंबाइंड थिएटर कमांड, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है। सरकार ऐसी ही थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान फ्रंट पे और चाइना फ्रंट पे, उसमें भी अभी बात नहीं बन पाई है। तो क्योंकि वो बात भी नहीं बन पाई है, इसलिए चीफ ऑफ डिफेंस वाले स्टाफ को लेकर सरकार अभी बार बार सोच रही है कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो इसके ऊपर काफी विचार विमर्श हो रहा है सरकार के बीच में। लेट्स होप कि फ्यूचर में क्या रहेगा। तो वो छोटा छोटा सा टॉपिक था, कोई रेपो रेट वगैरह तो हम लोग पहले कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, आता है हमारा टेक्निकल हायर एजुकेशन मार्केट डिसेक्टेड को लेके। तो AICT जो है, ये हमारे यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका रेगुलेटर है। तो इसको लेके ही बात कही गई है कि हमारे टेक्निकल हायर एजुकेशन के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। टेक्निकल हायर एजुकेशन को लेके बहुत सारे आर्टिकल हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं, इसलिए आज कवर आया। तो मैंने सोचा कुछ नया डायमेंशन आपको शायद पता होगा, यहाँ पे पता चलेगा। डेफिनेटली यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है आपसे डिस्कस द प्रॉब्लम्स। देखो नॉर्मली तो वो पूछता ही आपसे डिस्कस द प्रॉब्लम इन हायर एजुकेशन, लेकिन वो आपसे स्पेशली टेक्निकल हायर एजुकेशन के लिए भी प्रॉब्लम्स पूछ सकता है, राइट, वो भी जरूरी है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जब 1991 में जब हम लोगों ने LPG रिफॉर्म किया है ना, इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है देश में खुलना शुरू हो गए। और उसके बाद से जो है AICT का जो है नया मैंडेट आया, वो रेगुलेटर अच्छे तरीके से बन पाया। अब वो बात नहीं है, बात यह है कि 1961 और 1991 के बीच में इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज का एकदम क्रेज हुआ करता था। उस समय हर घर के अंदर जो है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा।
तो इंजीनियरिंग को लेके बहुत क्रेज हुआ करता था। तो इन जो है इन 30 सालों में इंडिया में बहुत ग्रोथ हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन उनमें एनरोलमेंट कितना बढ़ा? 6 गुना ज्यादा बढ़ा। ठीक है, बच्चे जो है वो 6 टाइम्स ज्यादा आने लगे और उनका नंबर ऑफ कॉलेज जो है 5 टाइम्स ज्यादा होने लगे। इसका मतलब ये था कि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। यही मतलब होता है ना इस चीज का। तो लेकिन 1991 और 2020 के बीच में क्या हुआ भैया? इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो 40 टाइम्स ग्रोथ हो गया, लेकिन उसमें जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट थे वो सिर्फ 15 गुना ही बढ़े। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। तो जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो भैया क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही ना। इसीलिए जो है टेक्निकल हायर एजुकेशन की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, बिकॉज डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। हालांकि पिछले 2-3 साल में सरकार ने शिकंजा कसा है थोड़ा सा, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके आसपास पिछले 5-7 सालों में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बंद जरूर हुए होंगे, है ना। मेरे यहाँ तो कम से कम मैं 20-25 कॉलेज को जानता हूं जो मेरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद हो गए हैं पिछले 5 सालों में, जिनका कुछ सालों तक काफी नाम हुआ करता था, जो बहुत मार्केटिंग भी करते थे, अच्छे खासे एडमिशन भी हुआ करते थे। क्योंकि क्वालिटी नहीं है ना, जॉब्स भी नहीं है, तो लोगों का मन उठ गया इंजीनियरिंग से। क्या करवाना इंजीनियरिंग देसी कॉलेज से? कराओ तो किसी आईआईटी से कराओ, एनआईटी से कराओ, उनकी डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ी समस्या है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी और समस्या में देख लेते हैं क्या है। एआईसीटी ने ये कहा कि प्रॉपरली जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए बिटवीन 7.5 to 20। डिपेंड करता है आप किस तरह के एजुकेशन ले रहे हो। तो कहने मतलब ये है कि देखो, ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो 20 का मतलब ये होता है कि 20 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ये मतलब होता है इसका। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम हो रही है कॉलेजेस में, अब टीचर की तो नहीं हो रही है, टीचर तो हायर करने पड़ते हैं क्योंकि वो तो रूल और रेगुलेशन के तहत होता है। इसीलिए इंडिया में एसटीआर कम हो रहा है, मतलब टीचर ज्यादा हो गए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और स्टूडेंट कम हो गए हैं। अब इसके हिसाब से तो क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए थी लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कम हो रहे हैं, उसकी वजह से उनकी इनकम कम हो रही है। अब जब इनकम कम हो रही है तो वो रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉपर नया स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, और जो टीचर थी उनकी सैलरी भी कम की जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए वो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं भैया, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, वो सारी की सारी समस्याएं हैं। और वो एक्सेलेंसी का वादा करते हैं लेकिन मीडियोकर होकर रह गए हैं, बिल्कुल साधारण सी एजुकेशन देते हैं, वही रट्टा मरवा के पेपर क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद बच्चा भाड़ में जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गिने चुने कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, ये सबको पता है ना। ये तो बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पे है ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट इज बीइंग डन? सरकार क्या कर रही है? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेसिकली बात यह है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अब वो खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एडमिशन उनके वहां पे हो नहीं पा रहे हैं, इनकम उनकी हो नहीं रही है, तो उनके पास क्या सॉल्यूशन बचता है? उन्होंने फिर जो है एआईसीटी से कुछ रिक्वेस्ट किया कि सर आप ही हमारे माई बाप हो, आप हमारे रेगुलेटर हो, तो आप ही कुछ हमारा भला कर दीजिए। कैसे भला किया गया देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने ये कहा, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी 12th स्टैंडर्ड में कुछ परसेंटेज आपका होना चाहिए, कहीं पे 50% होगा, कहीं पे 60% होगा, कहीं पे 65% होगा। एंड इन्होंने ये कहा एआईसीटी को, सर आप इसको खत्म कर दीजिए। अब मान लो यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी में अटेम्प्ट एग्जाम देने के लिए आपको कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, अगर आपके 40% है तब भी दे सकते हो, 90% है तब भी दे सकते हो। इन्होंने ये कहा कि सर आप इस सिस्टम को खत्म करिए, क्योंकि जब इस सिस्टम को खत्म करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, पहली बात वो। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है सर आप उसको इंक्रीज कर दीजिए, ताकि हम बहुत सारे टीचर्स को फायर कर सकें, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास वैसे भी नहीं है ना, और हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा है हम उसको वहाँ पे बचा सकें। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है, अगर आपका एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग में, तो आपके पास 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, और उसके अलावा आप नहीं ले सकते। तो इन्होंने ये भी जो है रिक्वेस्ट किया कि जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं, जो कॉमर्स करके आते हैं, आर्ट करके आते हैं, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा भी इन्होंने आईसीटी से रिक्वेस्ट किया था, और ऐसा प्रपोजल एक्चुअली आ भी गया था सरकार की तरफ से, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, आर्ट वाला बच्चा लाखों रुपए फीस दे के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेगा। अब भैया जब उसके पास फिजिक्स है ही नहीं, मैथ है नहीं, वो कैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पास करेगा? तो ये तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना, उसका पैसा भी बर्बाद हो गया। अब लोग क्या करेंगे, उसको लालच देने के लिए एडमिशन तो करवा देंगे, बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन वो बेचारा वहां पे कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसका समय भी गया, उसका पैसा भी गया। ये सारी की सारी समस्याएं उसके अंदर थी।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि देखो, आप जब कोई आदमी बीमार होता है तो आप महंगे हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है। उसी सेम बीमारी के लिए आप जो है नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो। नॉर्मल डॉक्टर आपको दवाई देता है 200 रुपए की। महंगे हॉस्पिटल में जाते हो, आपको दवाई मिलती है 2000 रुपए की। दवाई बिल्कुल सेम मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको यह लगता है क्योंकि ये दवाई 2000 रुपए की शायद अच्छी होगी। कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं दिल्ली में जो सेम जीएस कोर्स के लिए 2 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। उसी सेम क्वालिटी में कुछ जो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, उसी सेम क्वालिटी को जो आपको 80,000 में भी दे रहे हैं। क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लगभग टीचर्स भी सेम होते हैं बहुत जगह पे, तो कंटेंट भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन हमारे मन में होता है क्योंकि वो ज्यादा पैसा हम लोगों से ले रहे हैं, शायद हमें बेटर क्वालिटी दे रहे होंगे। इसे कहा जाता है वेबलन इफेक्ट कहा जाता है। ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजी से खेलने का तरीका होता है और कुछ नहीं होता है। तो अब इंडिया में भी जो है ये इफेक्ट काम कर रहा है। जैसे कई आईआईटीज हैं, कई एनआईटीज हैं और कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं। सर, लोगों के मन में ये है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी देते हैं और इनको भी पता है। और ये कुल मिला के देश में जो है 40,000 के लगभग इनमें सीट्स होती हैं। कुछ अच्छे एनआईटी आईआईटीज होते हैं और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन टोटल 20 लाख के लगभग बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिनमें से सिर्फ 40,000 कॉलेज के पास ही क्वालिटी एजुकेशन होती है। इसका मतलब ये है, चाहे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादा हो, लेकिन आज भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वहां पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, तो ये जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं बच्चों से। ये वेबलन इफेक्ट यहाँ पे भी काम करता है, तो उनको लूटा जा रहा है। तो एआईसीटी ने क्या कहा कि मैं भैया आपके ऊपर फीस को फिक्स कर दूंगा। अब ये जो घबरा गए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी तो सर मार्केट में डिमांड है, हम तो मनचाहा पैसों से पैसा लेंगे बच्चों से। तो ये कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे। कई ऐसे अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो बच्चों से 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए फीस भी ले रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी के नाम पे ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, हम बच्चों को यूएसए में रिक्रूटमेंट करवाते हैं, सिंगापुर में रिक्रूटमेंट कराते हैं, वो सारी की सारी समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो आपने जान लिया क्या है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हालांकि इस आर्टिकल में कोई सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया गया, मुझे उम्मीद थी कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। बस इन्होंने 2-4 कुछ खास पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या कहता है, एआईसीटी क्या कर सकता है। एआईसीटी जो है वो ट्यूशन फीस को फिक्स कर सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, ये क्या ये सोल्यूशन है? नहीं है। क्योंकि अगर एआईसीटी ट्यूशन फीस को फिक्स करता है तो ये इससे जो है कमर्शियलाइजेशन बढ़ेगा। कमर्शियलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि आपने फीस फिक्स कर दिया है। और एआईसीटी का जो मैंडेट है, जो उसके कानून के अंदर लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि हमें एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को रोकना है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमें कमर्शियलाइजेशन को रोकना है, दूसरी तरफ आप उनकी फीस को फिक्स कर रहे हो, तो भैया ये तो बिल्कुल ही एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो इसमें ये समस्या होगी। दूसरी बात यह है कि एआईसीटी जो है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटीज और दूसरे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्या हम उनको ये मैंडेट कर सकते हैं? अब देखिए इंडिया में तो भैया लाखों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, है ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो क्या हम लोग केस टू केस बेसिस पे इतने सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर एक सिंपल सिस्टम लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इससे बेटर तो ये है कि एआईसीटी क्या करे, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाए, उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो फीस कमिटीज होती हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कितना फीस लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। इससे 2 बेनिफिट होंगे। इससे एक तो बेनिफिट ये होगा कि जो लोकल रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पे लोकल सिस्टम से दूर हो सकती हैं। दूसरा जो है, इससे फेडरलिज्म भी जो है वो स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे कोई खास सोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे ये लगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में सवाल आए तो मेंशन आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज के इस एजुकेशन वाले इसके बारे में। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास हैं, डेफिनेटली आप वो जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।